whiteboard is visible to all of you? Yes, sir. So we were comparing the two theories, है ना? First is the maximum shear stress theory. So it is MSST, maximum shear stress theory, and second one is the maximum distortion energy theory. It is MDET. है ना? We were comparing both the things. So in this theory, we are getting the safe region as hexagon. In this theory, we are getting the safe region as ellipse. Okay. So area of the hexagon. So we are getting the less area, and the area of the ellipse is more than the hexagon. So we are getting the more area. So area of the safe region is less in this case, and area of the safe region is more in this case. So when area is more, the dimension of the component is less here, dimension will be less here, and dimension will be more here. Okay. If dimension is more means your cost is more. Your dimension is more means volume is more, mass is more, weight is more, and weight is more, then the transportation cost is also more. So this ultimately affects the cost. So suppose कहीं पर ऐसी conditions रहती हैं need में कि budget is very tight, है ना? Budget जो है वो बहुत ज़्यादा tight रहता है कहीं पर need में. तो उस वक्त क्या रहता है कि मान लीजिए हमें कोई particular product बनाना है, मान लीजिए shaft बनाना है, और shaft की dimension MDET के according और MSST के according, यदि MSST के according मान लीजिए dimension 22 आ रही है suppose, तो MDET के according dimension less than 22 आएगी. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं और बजट बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, तो पता लगा 22 mm पे तो हम अपने बजट से बाहर चले गए, है ना? हमारा बजट बिगड़ रहा है. लेकिन यदि हम 22 से कम यानी कि 21.5 या 21.6 या 21.7, मतलब बहुत अंतर नहीं होता इनके डायमेंशन, ये बिल्कुल बॉर्डर केस होते हैं. तो 21.6 के केस में पता लगा हम अपने बजट के अंदर आ गए, हम अपनी नीड को पूरा कर पा रहे हैं. और मान लीजिए यहाँ पे मास प्रोडक्शन है, तो एक शाफ्ट बनना नहीं है, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ शाफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो भले ही डायमेंशन आपकी 0.4 mm रिड्यूस हो रही है, लेकिन ओवरऑल 1000 शाफ्ट पे जब आप कॉस्ट को देखेंगे तो काफी बजट को इफेक्ट करती है ना? तो इस तरह की कोई बजट टाइट लिमिटेशंस होती हैं, बॉर्डर केस होते हैं, तो उस वक्त हम MDET को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू MSST. ठीक है. MSST एक लिबरल, ये लिबरल टाइप की स्कीम है, लिबरल टाइप की थ्योरी है. मतलब इसमें डायमेंशन थोड़ी हमको एक्स्ट्रा ही मिलेगी रिक्वायरमेंट से, है ना? रिक्वायरमेंट 21.6 है, देन वी आर गेटिंग सम मोर डायमेंशन हो रही है. और ये वाली थ्योरी बिल्कुल कंजर्वेटिव है, ये आपको एग्जैक्ट डायमेंशन देने की कोशिश प्रोवाइड करती है. दूसरा, यदि हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं, तो हेक्सागन वाले केस में, MSST के केस में कैलकुलेशंस आर सिंपल. कैलकुलेशंस आर सिंपल, है ना? सिंपल क्यों है? क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन मिलती है, σ1 - σ2 SY. इस तरह की इक्वेशंस मिलती है, तो σ1 is power 1, σ2 is power 1, so it is a linear equation. So the calculation complexity are reduced, है ना? It is simple calculations are involved in this theory for the designer point of view. डिजाइनर को कम कैलकुलेशन से यहाँ पे काम चल जाएगा, इजियर कैलकुलेशन से काम चल जाएगा. ट्राई एक्साइल केस होंगे तब भी इजियर कैलकुलेशन से काम चलेगा. बट हियर द पावर इज इन्वॉल्व, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, σ1 स्क्वायर, है ना, σ2 स्क्वायर. ट्राई एक्साइल में जाएंगे तो σ3 स्क्वायर, लाइक दैट. और यदि ट्राई एक्साइल में नहीं जा रहे हैं, मान लो बाई एक्साइल में जा रहे हैं, देन इट इज -σ1 σ2 इक्वल टू 0. So because the power is involved too, so the calculation involved are much more difficult as compared to MSST theory. ठीक है. तो अब वो हम नटशेल में क्या कह सकते हैं, यदि हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, तो MSST इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, है ना? यदि हम बिल्कुल बजट और बॉर्डर केसेस के हिसाब से देखें, देन MDET इज मोर सुटेबल.
ठीक है, यदि हम एरिया के हिसाब से देखें, सेफ रीजन के हिसाब से देखें, तो वी आर गेटिंग मोर सेफ रीजन हियर. मोर सेफ रीजन मींस मोर सेफ स्ट्रेस. मोर सेफ स्ट्रेस मींस डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस मींस कॉस्ट लेस. सो उस हिसाब से देखा जाए तो MDET इज मच मोर सुटेबल एज कंपेयर टू MSST. ठीक है, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर MDET MSST से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है. लेकिन जब कभी हमारे पास कम समय में हमें काम निपटाना हो, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए टाइम कम हो, तो उस वक्त कम समय में काम को खत्म करने के लिए दिस थ्योरी इज क्वाइट लिबरल और हम इससे काम कर सकते हैं. डायमेंशंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा. तो मान लो कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि 0.5 ऊपर नीचे होने से हमारी पर्टिकुलर नीड में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला है, देन हमको खामखा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट करने की जरूरत नहीं है. वी कैन गो फॉर MSST. ठीक है, तो ये काफी कुछ तक कंपैरिजन हो चुका है. अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मैं इसे फिलहाल स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और एक PPT शेयर कर रहा हूँ आपको जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे. सो इज द PPT विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं इसे फुल कर देता हूँ. सो आई एम फुलिंग ऑन द करेक्ट स्लाइड. तो देखिए, पिछली क्लास में हमने 2 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में. एक हमने क्वेश्चन किया था सी क्लैंप वाला, है ना. मैं जरा सा इसको पॉइंटर चेंज कर लेता हूं. So in the last class we have done 2 numericals. The first numerical was related to knuckle joint, है ना. So we have found the dimension of the rod and found the dimension of the knuckle joint, है ना. This was the question we have done. The next question is C clamp, is related to C clamp. So this is basically based on the eccentric loading. This question was based on the eccentric loading. So 2 types of stresses are involved. One is the direct stress and one is the bending stress. है ना. Both are tensile in nature. So we added them. है ना. Direct stress is P by A and bending stress is My by I. है ना. This is also tensile in nature. This is also tensile in nature. So they can be added. है ना. If this is compressive, this is compressive. Again they can be added. If this is tensile, this is compressive. They can be subtracted. है ना. So we have added and we have then compared it with the SYT divided by factor of safety. So this is our design stress. So we will compare the total stress produced in the component with the design stress. This question we have already done. हम कर चुके हैं इसे. तो अभी हम करेंगे इस थर्ड क्वेश्चन को. तो इस थर्ड क्वेश्चन को जरा सा आप पहले रीड करिए. क्वेश्चन में the force acting on a bolt, है ना. तो बोल्ट का क्वेश्चन है. मान लेते हैं कि ये हमारा बोल्ट है. दिस इज द बोल्ट. करेक्ट. कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एन एक्साइल पुल ऑफ 12 किलो न्यूटन, है ना. तो इसके एक इस पर जो है 12 किलो न्यूटन का एक्साइल पुल आ रहा है. एक्साइल पुल. तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इट इज आवर Fx. It is Fx. So Fx equal to 12 kilo Newton, or you can say 12 into 10 to the power 3 Newton. Okay, so this is the normal force. It is not the stress. It is the normal force. Unit पे ध्यान दीजिएगा. If the unit is kilonewton, then it is a force. If unit is megapascal, then it is a stress. इसमें भी कभी-कभी आप मिस्टेक करते हैं. So 12 kilonewton is the normal force. So if you want to calculate the normal stress Fx, then it can be force divided by area. So it is force is 12 into 10 to the power 3 divided by area. Let the area is capital A. So this is our normal stress acting on the bolt. Okay, so यहाँ तक question clear है. It is having an axial pull of 12 kilonewton and a transverse shear force of 6 kilonewton. So transverse shear force. So 6 kilonewton. Let I am showing. This is a transverse shear force of 6 kilonewton. ठीक है. तो ये भी फोर्स है, ये shear force है. तो I am giving the name Fxy. It is 6 kilonewton, or I can say 6 into 10 to the power 3 Newton, or 6000 Newton. Fxy. And
and this shear force will produce shear stress, and shear stress is given by force by area. So force is 6 into 10 to the power 3 divided by area, so it is 6000 divided by A. So normal force is 12,000 divided by A, and the shear force is 6,000 divided by A. ठीक है, अब आगे चलें क्वेश्चन में. क्वेश्चन ये कह रहा है द बोल्ट इज मेड ऑफ स्टील FEE. अब ये डिजिग्नेशन जो है FEE, यदि E वर्ड आ जाए साथ में आयरन के साथ तो समझ लीजिए यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. हालांकि यहाँ ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, यदि ये ब्रैकेट में दिया ना हो तब भी आप ये मान के चलें ये 310 जो वैल्यू है ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है ना. यदि ये यहाँ पर E वर्ड ना होता, ओनली Fe310 होता, तब आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो ये हमने दो तरह के डिजिग्नेशन पढ़े थे. एक डिजिग्नेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और एक डिजिग्नेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमने कई तरह के स्टील पढ़े थे. टूल स्टील पढ़ा था, हाई अलॉय स्टील पढ़ा था, अलॉय स्टील पढ़ा था, है ना. और स्ट्रेंथ, तो ये वाली जो डिजिग्नेशन आपको मिल रही है, ये डिजिग्नेशन स्टील की कौन से बेसिस पर है? इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन क्राइटेरिया, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. तो क्वेश्चंस में जो भी डिजिग्नेशन मिलेगी अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में वो आपको स्ट्रेंथ बेस्ड डिजिग्नेशन ही मिलेगी. सो बोल्ट इज मेड ऑफ स्टील Fe310, इसका मतलब SYT हमको गिवन है. So SYT is given 300 Newton per mm square means megapascal, है ना. megapascal and Newton per mm square is same thing. आगे देखिए, and the factor of safety is 2.5. Factor of safety is 2.5. So FS is also given 2.5. Determine the diameter of the bolt. You have to calculate the dimension. You want to calculate the diameter. Let diameter is D. So again there are two types of diameter. One is the core diameter and one is the nominal diameter. है ना. bolts के पास में आप देखेंगे तो there is a threading on the bolt, है ना. threading होती है, bolts पर threading रहती है. So the area from tip to tip, है ना, outer to outer, that area is nominal diameter, and inner to inner area is the minor diameter, and minor diameter, or it is also known as core diameter. So there are two type of diameters, one is core diameter and one is nominal diameter. So it is asking for the bolt diameter, means it is asking for the nominal diameter. So let the nominal diameter of the bolt is small d. Now using the maximum shear stress theory, find the diameter of the bolt using the maximum shear stress theory. Okay, answer is given 13.2. This is the answer. Okay, so बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है. डायमीटर निकालना है, कोई बड़ा काम नहीं है ना. तो मैक्सिमम कौन सी थ्योरी लगानी है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी है. अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में पहले तो ये देखो ये कैसा केस है, बाई एक्साइल है, ट्राई एक्साइल है या यूनी एक्साइल है? बताइए ये कैसी लोडिंग है? यूनी एक्साइल है, बाई एक्साइल है, ट्राई एक्साइल है? कोई भी बताइए. यूनी एक्साइल सर. यूनी एक्साइल. नो, इट इज नॉट यूनी एक्साइल, बिकॉज यूनी एक्साइल का मतलब है, यूनी एक्साइल लोडिंग तो हम उसको कहते कि ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स होता और ये 6 किलो न्यूटन का शियर फोर्स ना होता, तब हम इसको यूनी एक्साइल कहते हैं, है ना. यदि ये 6 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है ना, 6 किलो न्यूटन का फोर्स यदि यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कपल बना रहा है मान लीजिए, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, वो यहाँ पर अपोजिट साइड में 6 किलो न्यूटन का ही एक क्लॉकवाइज कपल भी डेवलप हो जाता है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम. तो जब शियर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज कपल, क्लॉकवाइज कपल अलोंग विथ ए नॉर्मल फोर्स, है ना. अब वाई डायरेक्शन का जो नॉर्मल फोर्स है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो दैट स्ट्रेस इज जीरो, है ना. एफ वाई कह लें
वाई डायरेक्शन का नॉर्मल फोर्स 0 है, स्ट्रेस 0 है। तो अब आप देखें कि जब आपको 12 एक फिगर नॉर्मल फोर्स भी मिल रहा है, शियर फोर्स भी मिल रहा है ना, और दूसरा नॉर्मल फोर्स 0 है, तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन बाई एक्साइल केस है, इट इज नॉट ए यूनी एक्साइल केस, इट इज ए बाई एक्साइल केस। यूनी एक्साइल केस जब होता जब इसमें शियर फोर्स भी ना होता, केवल नॉर्मल फोर्स ही होता एक ही डायरेक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये बाई एक्साइल केस है। तो बाई एक्साइल केस है, तो बाई एक्साइल केस में शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमें ये फॉर्मूला देती है, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए। माइक ऑफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी इंक इरेज कर देता हूँ, दोबारा से मुझे समझाने में इजी रहेगा। सो ये सिचुएशन है ना। तो अब मैं जरा शॉर्ट में इसको डायग्राम को बना लेता हूँ। कुल मिलाकर के मेरे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस इधर एक्ट कर रहा है ना, उसको मैं एफ एक्स कहूँ या सिग्मा एक्स कहूँ, है ना। कई बुक्स में एफ एक्स रहता है, कई बुक्स में सिग्मा एक्स रहता है। तो चलिए मैं इसको जो है सिग्मा एक्स बोल देता हूँ। सिग्मा एक्स इज, अभी मैंने कैलकुलेट किया 12,000 डिवाइडेड बाई ए, है ना। सिग्मा वाई इज 0 बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। ये शियर स्ट्रेस इज नोन एज टॉ एक्स वाई, ये मैंने कैलकुलेट किया अभी 6,000 डिवाइडेड बाई ए। ध्यान रखिएगा फोर्स को स्ट्रेस में जरूर बदल लेना, है ना। यहाँ पे फोर्सेस दिए हुए हैं, स्ट्रेस नहीं दिए, डायरेक्ट फोर्सेस दिए हैं, तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। तो अब देखिए आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिया, बाई एक्साइल केस है, शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी है। कौन सी थ्योरी लगानी है? शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी है। तो शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हमें कहता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी। यही फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस थ्योरी का। तो अब इस पूरे केस में आप देखिए, आपको चाहिए सिग्मा 1, तो ये बाई एक्साइल केस है। तो सिग्मा 1 आपको सबसे पहले सिग्मा 1 फाइंड करना है। तो सिग्मा 1 का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टॉ टाइम टॉ एक्स वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा सिग्मा 1 का है, ठीक है। और इसी में यदि मैं माइनस लगा दूं साथ में, तो ये फॉर्मूला सिग्मा 2 का बन जाता है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, केवल इन दोनों टर्मों के बीच में एक में प्लस है और एक में माइनस है ना। तो हम इन दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट करते हैं, बाद में अलग कर लेंगे। तो चलिए हम वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज रखें, तो वैल्यूज रखने पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 12,000 डिवाइडेड बाई ए, और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई तो 0 है, तो होल डिवाइडेड बाई 2, ये वाला टर्म हो गया, प्लस माइनस। अब आप ये वाले टर्म पे देखिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये भी वही आ जाएगा, है ना। 12,000 बाई 2a हो जाएगा ये एक तरह से। तो 12,000 बाई 2a होने से ये उतना ही आ जाएगा, लगभग 6,000 बाई a आ जाएगा काट पीट के। तो ये वाला टर्म हो गया 6,000 बाई a होल स्क्वायर प्लस टॉ टाइम्स एक्स वाई। टॉ एक्स वाई हमारा कितना है 6,000 बाई a होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज रख रहा हूँ, और ये वाली वैल्यूज काट पीट के 6,000 बाई a हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया 6,000 डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस। अब इसमें 6,000 बाई a कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई a रूट 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2। देख लीजिए ये सॉल्यूशन आएगा 6,000 बाई a प्लस 6,000 बाई a कॉमन ना, स्क्वायर कॉमन, रूट होके प्लेन हो गया, रूट 1 प्लस 1 दैट इज 2, ये हो गया। अब इसमें यदि हम प्लस साइन लेके करेंगे तो वो सिग्मा 1 है, और प्लस माइनस साइन लेके करेंगे तो वो सिग्मा 2 है। तो अब अलग अलग लिख लेते हैं। तो सिग्मा 1 आपका हो गया 6,000 बाई a 1 प्लस रूट 2, और सिग्मा 2 आपका हो गया 6,000 बाई a 1 माइनस रूट 2। करेक्ट है। अब देखिए आपके पास सिग्मा 1 भी अवेलेबल है, सिग्मा 2 भी अवेलेबल है। फॉर्मूले में आपको शियर स्ट्रेस थ्योरी के फॉर्मूले में आपको सिग्मा 1 की रिक्वायरमेंट है, सिग्मा 2 की रिक्वायरमेंट है,
SYT की रिक्वायरमेंट। SYT आपकी 310 क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, जब हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को माइनस करेंगे, है ना, तो हमें मिलेगा 6000 डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट, है ना, 6000 बाई ए मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस रूट 2 माइनस 1, और वो माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, है ना, ये मैंने माइनस कर दिया, इक्वल टू SYT मुझे दिया हुआ है 310 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे दिया हुआ है 2.5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता। मैंने क्या किया है, सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को माइनस किया है, माइनस करने पर 6000 बाई 8 कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 1 प्लस रूट 2 और यहाँ पर बचा माइनस 1 प्लस रूट 2, है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो गया। तो देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गए, रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2, तो कुल मिला के मेरे पास हो गया 6000 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 2 इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाई 2.5। अब यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा एरिया कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग, कोई भी कैलकुलेटर चलाइए अपना और एरिया बताइए कितना आ रहा है। मैं भी, हाँ बोलिए। अरे यार, सिग्मा वाई जीरो कैसे हो गया? सिग्मा वाई जीरो कैसे हो गया, देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज हम देखें तो जैसे क्वेश्चन में एक्साइल पुल दिया हुआ है ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बोल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, है ना, फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो एक्साइल पुल है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 12 किलोन्यूटन, तो वो हमने एक्स डायरेक्शन में एक्साइल पुल अज्यूम कर लिया। आप एक्साइल पुल को वाई डायरेक्शन में भी अज्यूम कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हमने उसे एक्स डायरेक्शन में अज्यूम किया है। एंड ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स दिया है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप पढ़ के देख लें, वाई डायरेक्शन के फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा था ना वो टाउ एक्स वाई लग रहा है, तो एक और लगेगा स्ट्रेस वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में शियर लगेगा, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस डेवलप होता है। ये जो टॉ एक्स वाई है, शियर स्ट्रेस यदि एक डायरेक्शन में लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में भी शियर स्ट्रेस लगेगा, ये तो साथ में जोड़े में लगते हैं। शियर स्ट्रेस ऐसा कभी नहीं होता है कि एक तरफ लगता है दूसरी तरफ नहीं लगता है, इन दोनों की वैल्यू भी हमेशा इक्वल होती है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि इधर शियर स्ट्रेस सपोज आप 50 का लगा लें और इधर शियर स्ट्रेस आप 60 का लगा लें, ये तो पेयर में लगते हैं, एक तरफ लगते हैं दूसरी तरफ अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस यदि एक तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरी तरफ का भी शियर स्ट्रेस गिवन है, और लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो थ्योरी है, लेकिन नॉर्मल फोर्स के केस में हम अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शियर नॉर्मल फोर्स 12000 बाई ए है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 12000 बाई ए हो, यहाँ पे 15000 बाई ए भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो जब गिवन नहीं है तो हमको जीरो ही अज्यूम करना है। इफ इट इज नॉट गिवन देन इट इज जीरो, अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन होती तो क्वेश्चन में गिवन होती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ये वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इसमें केवल एक ही अननोन है, कैपिटल ए, एंड ए इज द एरिया 136.85 mm स्क्वायर। वेरी गुड, चलिए आपने मेरी हेल्प कर दी, 136.85 mm स्क्वायर एरिया आ गया। अब बोल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है, तो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन तो π/4 d स्क्वायर होता है। यस सर। अब ये बताओ डी हम कौन सा लेंगे, कोर डायमीटर लेंगे या नॉमिनल डायमीटर लेंगे? बोल्ट के 2 तरह के डायमीटर, तो हम कौन सा वाला डायमीटर लेंगे? जब कभी भी हम एरिया को यूज करेंगे कैलकुलेशंस में, है ना, कैलकुलेशंस में एरिया को यूज करेंगे, तो जैसे मैंने अभी बोल्ट आपको दिखाया था, तो बोल्ट में जो बाहर का डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, ठीक है, तो स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल हम इतना ही कंसीडर करते हैं, थ्रेड वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मटेरियल जो माइनर डायमीटर है वही स्ट्रेस, उसमें ही स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल के फेल्योर के लिए या सेफ्टी के लिए। तो जब कभी भी हम कैलकुलेशन पर्पज से एरिया को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे कोर डायमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर 13.2 mm बाहर है। हाँ, तो ये हो गया 136.85। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोर डायमीटर मिल जाएगा, कितना आ रहा है कोर डायमीटर? 13.2 mm ही आ रहा है सर।
13.2 mm आपका कोर डायमीटर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर जो दिया हुआ है ये इन्होंने कोर डायमीटर का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बोल्टेड जॉइंट पढ़े नहीं है आगे, जब हम आगे बोल्टेड जॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए कोर डायमीटर आपका निकल चुका है, हम अपनी तरफ से नॉमिनल डायमीटर भी निकाल लेते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर और कोर डायमीटर में एक जनरल रिलेशनशिप होती है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, DC बाई 0.8, है ना। 0.8 टाइम्स जो कोर डायमीटर होता है वो नॉमिनल डायमीटर का 0.8 टाइम्स होता है ना। DC इक्वल टू 0.8D। तो जब हमें DC अवेलेबल है 13.2 डिवाइडेड बाई 0.8 तो हमको नॉमिनल डायमीटर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 17 एग्जैक्ट बताइए। 17 सर। एग्जैक्ट 17? यस सर। सर 16.5। हाँ ये बोलिए ना, 16.5 mm हमको नॉमिनल डायमीटर मिला। ठीक है, अब इस 16.5 mm को, है ना, बोल्ट क्या होते हैं, कोई अलग से कोई भी कंपनी बोल्ट और नट इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई अलग से जुगाड़ नहीं करती हैं, रिसोर्स नहीं बनाती हैं उसके लिए। इस तरह के आइटम्स को वो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो ये मार्केट में कहीं भी किसी से भी आउटसोर्स कर लिए जाते हैं और परचेज कर लिए जाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 16.5 का जब आप मार्केट में 16.5 mm का बोल्ट लेने जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे साहब 16.5 का तो बनता ही नहीं है, इसका तो स्टैंडर्ड है, या तो आप लीजिए 16 mm का या फिर डायरेक्ट आप लीजिए 18 mm का, बीच में कोई डायमेंशन नहीं है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ना। बहुत सारे स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, एक ISO स्टैंडर्ड है, एक BIS स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, ऐसी जर्मन स्टैंडर्ड होता है। तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बोल्ट्स की डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ना। जैसे 2 mm का बोल्ट मिल जाएगा, 2 के बाद 4 का मिल जाएगा, 6 का मिल जाएगा, 8 का मिल जाएगा ना, वो एक सीरीज है। और ये सीरीज जो बोल्ट की सीरीज है, ये सीरीज कहाँ पे गिवन होती है, कोट्स में गिवन होती है। और हमारे पास अभी कोट्स नहीं है, तो हमारे पास कहाँ पे गिवन होगी, डिजाइन डाटा बुक में अवेलेबल होगी, है ना। हमने आपको एक दूसरी टेक्स्ट बुक के अलावा डिजाइन डाटा बुक भी बताई हुई है। तो जो भंडारी की डिजाइन डाटा बुक है या महादेवन की डिजाइन डाटा बुक है, उसमें आपको ये बोल्ट की सीरीज मिल जाएगी। आप अपनी डायमेंशन को, जैसे आपका 16.5 आया, तो आप क्या करेंगे, उस सीरीज को देखेंगे डाटा बुक के अंदर। अब उस सीरीज में आप देखेंगे कि 16.5 से ऊपर वाली डायमेंशन क्या है, उसमें पता लगा 17 mm अवेलेबल है। ये तो 17 mm उस सीरीज में अवेलेबल है, तो आप कहेंगे M17 बोल्ट है मेरा, है ना। बोल्ट की डिजिग्नेशन मीट्रिक थ्रेड्स में करते हैं, M17, M फॉर मीट्रिक, तो M17 बोल्ट है। यदि उसमें 17 नहीं है और डायरेक्टली 18 है, तो फिर आप M18 सेलेक्ट करेंगे। तो आपका नॉमिनल डायमीटर कितना हो जाएगा, भले ही आपका कैलकुलेशन से आंसर 16.5 आया है, लेकिन एज ए डिजाइन इंजीनियर आप उसे फाइनल करेंगे M18 का, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड 18 का ही अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड किया है। सबसे पहले मतलब मेरा सजेशन है आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि ये कौन से क्राइटेरिया से रिलेटेड है। हाँ, मतलब ये यूनिएक्साइल लोडिंग है या बाई एक्साइल लोडिंग है या ट्राई एक्साइल लोडिंग है, थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करें। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये बाई एक्साइल है, तो बस बाई एक्साइल के फॉर्मूले लगा दीजिए। और फॉर्मूले में आप देखेंगे कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जरूरत पड़ती है ना। जो भी थ्योरीज के फॉर्मूले हैं उन सभी में सिग्मा 1 सिग्मा 2 की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप डिस्टॉर्शन एनर्जी को देखें, वहां पर भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 जरूरत पड़ेगी, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू SY/T स्क्वायर। मतलब आप जितने भी फॉर्मूले हैं सब सिग्मा 1 सिग्मा 2 या सिग्मा 3 से रिलेटेड है। इधर ट्राइएक्साइल केस में जाएंगे तो सिग्मा 3 भी आ जाएगा। तो जब आप अपनी लोडिंग के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड कर लें, जब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड हो जाएंगे तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और डायमेंशंस कैलकुलेट करना है ना। दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस क्लियर है आपको। चलें नेक्स्ट पर। सर डिजाइन डाटा बुक भी कभी-कभी सर डिफरेंट आ जाती है, तो उसमें सर कैसे ले सकते हैं बोल्ट? जैसे कभी-कभी सर किसी में 30 से 36 दे रखा होता है बोल्ट डायमीटर और किसी में 35 दे रखा होता है, तो फिर हम कैसे कंसीडर करेंगे सर? जो लिख दीजिए वहां पर एज पर रेफरेंस, उसमें रेफरेंस डाल देते हैं,
है ना। जैसे मान लो आप महादेवन या किसी और डाटा बुक से काम कर रहे हैं, तो आप जिस भी डाटा बुक से काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस दे दीजिए वहां पर, है ना। फॉर मशीन एंड डाटा बुक भंडारी, जैसे आपने भंडारी के हिसाब से काम किया, अपना रेफरेंस डाल दीजिए आप। दुनिया में बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या रेफरेंस लेते रहते हैं, है ना। तो इसी वजह से चीजों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। लेकिन ऑथर टू ऑथर यदि थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको नजर आ रहा है तो आप उसमें रेफरेंस डाल दीजिए, आपने जिस डाटा बुक से किया दैट इज फाइनल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4, है ना। अब इस प्रॉब्लम को पढ़िए और पढ़ के मुझे ये बताइए आप लोग कि ये कैसा है, यूनी एक्सेल केस है या बाई एक्सेल केस है, कौन सा केस है ये आप जानने की कोशिश करिए। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ें पहले। The principal stress is induced at a point in a machine component made of steel 50C4। अब देखो ये 50C4 जो है ये कैसा डिजिग्नेशन है, ये केमिकल कंपोजिशन वाला डिजिग्नेशन है ना। अभी जो हम देख रहे थे वो FEE 410 देख रहे थे ना, वो कैसा डिजिग्नेशन था, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वाला था, स्ट्रेंथ के हिसाब से ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन कितना परसेंट है इसमें, 0.05 नहीं 0.5, 2.5 हाँ 0.5 है ना। 100 का भाग लगाइए, 50/100 0.5%। और ये मैग्नीज है, मैग्नीज कितना परसेंट है, 0.4%। मैग्नीज का फैक्टर 10 है ना। तो ये प्लेन कार्बन स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन्होंने यहाँ पे इसकी वो वैल्यू भी दे दी है 460। मान लो ये वैल्यू ना गिवन हो आपको, है ना। एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम में अक्सर डाटा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने डाटा दे दिया 460, एग्जाम में केवल मटेरियल मिल गया आपको, मान लीजिए। अब ये इसका SYT आपको नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे भंडारी की डाटा बुक खोलिए, या जो भी डाटा बुक आपके पास है उस डाटा बुक में जाइए। डाटा बुक में मटेरियल के अगेंस्ट में उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और भी प्रॉपर्टीज, काफी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वहां पर मेंशन्ड है डाटा बुक के अंदर। तो उसमें आप मटेरियल के आगे लिखी हुई डाटा बुक में जो वैल्यू है उसको आप यूज कर लीजिए। यदि वहां 470 लिखा हुआ है तो 470 यूज कर लीजिए, 480 लिखा है तो 480 कर लीजिए, जो भी लिखा है आप उसको रेफर करिए, एज पर दैट बुक द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल इज दिस मच, और फिर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए, है ना। ये कह के क्वेश्चन में मतलब मत छोड़िए कि डाटा इनकम्प्लीट था। आपको यदि लगता है कि समथिंग इज इनकम्प्लीट, कुछ क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में, मटेरियल दिया हुआ है, तो आप डाटा बुक से उसकी स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। तो 460 यहाँ पे दिया हुआ है, RS फॉलो सिग्मा 1, तो अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, कितनी वैल्यू दे रखी है 200। सिग्मा 2 ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है 150। सिग्मा 3 ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से। देखो दोनों थ्योरी को हमने कंपेयर किया था, दोनों थ्योरीज को हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, ठीक है। तो कंपेयर करने क्या करना है, कैलकुलेट करना। क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने भी पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है। अब आप बताइए ये कैसा केस है, यूनी एक्सेल है या बाई एक्सेल है, क्या यूनी एक्सेल। देखो यूनी एक्सेल तो ये हो ही नहीं सकता, बाई एक्सेल ट्राई एक्सेल है सर, क्योंकि सर 3 सिग्मा दिया है। अरे सिग्मा 3 दिए रहे हो, बाई एक्सेल सर बाई एक्सेल है सर। बाई एक्सेल है। तो चलो कुछ लोगों का आंसर तो बाई एक्सेल है, कुछ लोगों का यूनी एक्सेल था, और कुछ ने ट्राई एक्सेल भी बोला है। यस सर, ट्राई एक्सेल है ना। तो मेरे ख्याल से जो ज्यादातर लोग हैं वो कुछ तो यूनी एक्सेल को ज्यादा बोल रहे थे, फिर बाई एक्सेल पे भी ज्यादा फोकस था, कुछ कम लोगों का फोकस ट्राई एक्सेल पर भी है ना, एक आध का या दो का, 2-3। ट्राई एक्सेल हो ही नहीं सकता सर, सिग्मा 3 0 है। अच्छा, बाई एक्सेल वाले ये कह रहे हैं कि ट्राई एक्सेल हो ही नहीं सकता क्योंकि सिग्मा 3 0। चलिए, अब मैंने आपकी सबकी बातें सुन ली हैं, अब आप मेरी बात सुनिए। जो यूनी एक्सेल कह रहे हैं फिलहाल वो तो गलत है ही है। वो गलत इसलिए है कि जब आप देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 वैल्यू दे रखी है 200, सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है 150। तो जब प्रिंसिपल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है सिग्मा 1 भी और सिग्मा 2 भी, तो फिर ये यूनी एक्सेल तो हो ही नहीं सकता है ना, इट इज नॉट यूनी एक्सेल।
अब आते हैं दूसरा बाई एक्साइल पर। जो लोग कह रहे हैं कि ये बाई एक्साइल केस है, और उन्होंने बाई एक्साइल इसलिए कह दिया कि सिग्मा 1 एग्जिस्ट करता है, सिग्मा 2 एग्जिस्ट करता है और सिग्मा 3 जीरो है। सिग्मा 3 के जीरो होने के कारण वो इसे बाई एक्साइल कह रहे हैं। मान लीजिए सिग्मा 3 जीरो न होके 5 होता तो फिर आपके हिसाब से ये ट्राई एक्साइल होता Yes, sir. है ना? जरूरी नहीं है सर, हाँ, जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। मेरा ये क्योंकि स्ट्रेन आ जाएगा सर, स्ट्रेन फिर भी होगा। हाँ, अभी स्ट्रेन की बात नहीं चल रही है, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि लोडिंग कैसी है, यूनी एक्साइल लोडिंग है, बाई एक्साइल है, ट्राई एक्साइल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अब ये देखिए, भले ही हमें जो लोडिंग की जानकारी मिलती है, तो लोडिंग की जानकारी हमेशा आप लोग सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से मत चेक किया करिए। लोडिंग हमेशा चेक होती है सिग्मा x से, सिग्मा y से और सिग्मा z से। लोडिंग कभी भी सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से चेक नहीं होती। ठीक है, लोडिंग हमेशा चेक होती है सिग्मा x, मतलब कितना नॉर्मल स्ट्रेस x डायरेक्शन में है, कितना नॉर्मल स्ट्रेस y डायरेक्शन में है, कितना z डायरेक्शन में है। ये सिग्मा 1 जो होता है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे होता है ना? ये तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो प्रिंसिपल प्लेन पे होता है, ये x डायरेक्शन से फिक्स थोड़ी ना है। तो लोडिंग जो है वो x, y और z से फिक्स होती है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में आप ये बताइए कि क्या आपको सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। नो सर। आपको केवल इंफॉर्मेशन है सिग्मा 1 के बारे में, सिग्मा 2 के बारे में और सिग्मा 3 के बारे में। तो जब हमें सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वी विल कंसीडर दिस केस एज ट्राई एक्साइल। इट इज ए ट्राई एक्साइल केस, इट इज नॉट ए बाई एक्साइल केस। क्योंकि देखिए, यदि आप इसको बाई एक्साइल केस मानते हैं तो इसका मतलब आप इस थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 होता है, यही तो होता है। तो 200 में से आपने 150 घटाइए, कितना हुआ? 50। 50 का आधा करिए, कितना हुआ? 25। तो 25 का शियर स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को कंसीडर करो। अब आप सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को कंसीडर करो और फिर शियर स्ट्रेस निकालो। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2। सिग्मा 2 की वैल्यू 150, सिग्मा 3 की वैल्यू 0। 150 में से 0 घटाइए, 150। 150 बटे 2 कितना हुआ? 75। अब देखिए, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 25 है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 75 है। यदि आप इसे बाई एक्साइल केस मानेंगे तो आपके लिए तो शियर स्ट्रेस 25 है, आप तो 75 को नजरअंदाज कर रहे हो, जो कि गलत है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका मटेरियल तो फेल हो जाएगा। आप कहोगे मैक्सिमम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस 25 है, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम 75 भी आ गया। और आप देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 से निकालिए। सिग्मा 1 पे शियर स्ट्रेस कितना है? 200, और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस 200, और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? 0। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 से यदि आप शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 100। तो आपको 3 शियर स्ट्रेस मिल रहे हैं, एक 25 का मिल रहा है, एक 75 का मिल रहा है और एक आपको माइनस 100 का मिल रहा है। ठीक है, 3 शियर स्ट्रेस मिल रहे हैं। तो अब आप बताइए, क्या इस सिग्मा 3 इक्वल टू 0 की कोई अहमियत है या नहीं है? इसकी तो पूरी अहमियत है सर, बिल्कुल अहमियत है। इसकी तो पूरी अहमियत है। तो फिर आप इसे बाई एक्साइल कैसे कह सकते हैं? इट इज ए 100% ट्राई एक्साइल केस। ठीक है, समझ लीजिए, अभी पहली बार गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनी एक्साइल वाले भी समझ लें, बाई एक्साइल वाले भी समझ लें, और जिन्होंने ट्राई एक्साइल बोला है वो सही है, दे आर राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले थोड़ा दिमाग पे जोर मारिए कि ये क्या है, ये बाई एक्साइल है, ट्राई एक्साइल है या यूनी एक्साइल है। तो अब हम समझ गए कि ये ट्राई एक्साइल केस है, तो ट्राई एक्साइल के ही फॉर्मूले चलेंगे। यदि आप इसको बाई एक्साइल के फॉर्मूले लगा के फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, आपका आंसर गलत आएगा। यदि आप इसे ट्राई एक्साइल मान के करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्राई एक्साइल है, इट इज नॉट बाई एक्साइल। चलिए, तो अब हमें कौन सी थ्योरी लगानी है, मैं जरा इसकी इंक क्लियर कर देता हूँ। कितना टाइम है अभी हमारे पास? अभी 10 मिनट है ना, इस क्वेश्चन को तो हम अच्छे से कर ही लेंगे। तो चलिए हम पॉइंटर ऑप्शन हटा देते हैं इसका, मुझे तो इंक हटाना है।
अब बोर्ड साफ हो गया। तो देखिए ट्राई एक्साइल केस, अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है ना। कौन सी थ्योरी से निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से निकालना है। पहला पार्ट, दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ट्राई एक्साइल में क्या कहती है बताओ, हमने तो सारी थ्योरियां पढ़ी हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बाई एक्साइल में क्या कहती है और ट्राई एक्साइल में क्या कहती है। बाई एक्साइल में कहती है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी होना चाहिए बाई एक्साइल में। और ट्राई एक्साइल के केस में ये थ्योरी कहती है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भी निकालिए, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 भी निकालिए, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 भी निकालिए और उनका मॉड लीजिए। मॉड से मेरा मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। मान लो कोई स्ट्रेस -100 आ रहा है ना, तो -100 और +100 दोनों ही सेम फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम डेंजर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं तो हम -100 को +100 ही मान के चलेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमें तीनों एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगी और इन तीनों में से जो मैक्स होगी, इन तीनों वैल्यूज में से जो मैक्स होगी मतलब बड़ी होगी, उस वैल्यू को हम एस वाई टी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखो बाई एक्साइल का फंडा बिल्कुल अलग है। बाई एक्साइल में तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकलता है केवल, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकलता है। लेकिन इस केस में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 भी निकलता है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 भी निकलता है, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 भी निकलता है। उन तीनों में जो मैक्स होता है उसको कंपेयर करते हैं डिजाइन स्ट्रेस के साथ। तो चलिए तीनों को निकाल लेते हैं, अभी हमने निकाला भी था। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कितना आएगा, 200 में से 150 गया तो कितना आया, 50 आया। अब सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 किया तो कितना आया, 150 आया। 150 आएगा ना, 150 माइनस 0। यस सर। और सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200 माइनस 0, तो 200 आएगा। इन तीनों में से कौन बड़ा है, 200 बड़ा है। तो 200 इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 200 इक्वल टू एस वाई टी। एस वाई टी कितनी दे रखी है, 460 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर हो गया, 2.3। तो देखिए आंसर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बॉटम में आंसर दिया आपको 2 पॉइंट। क्वेश्चन सॉल्व देखो, क्वेश्चन तो आधा मिनट का था, क्वेश्चन तो आधा मिनट का था, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन ट्राई एक्साइल है या बाई। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बाई एक्साइल से निकाल के देखें तो आंसर देखिए 2.3 नहीं आएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका कितना था, 50, तो आपको गलत कर जाते, 50 इक्वल टू कर देते आप 460 बटे एफएस। अब एफएस कितना आता आपका, 8.12 8.12, जो कि गलत था। तो ये नहीं 9.2 आता था, 9.2 सर, 9.2 आता था। हाँ जो भी आ रहा था, लेकिन वो गलत था। दिस इज राइट, 2.3 है ना। तो आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग। तो हाँ बोलिए सर, अगर यहाँ पे सिग्मा 3 0 नहीं होता तो फिर बाई एक्सेल कैसे होता है? कहाँ पे सर इस क्वेश्चन में अगर सिग्मा 3 दिया ही नहीं होता तो, हाँ नहीं दिया होता तब हम इसको फिर कंसीडर करते बाई एक्सेल। यदि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है ना, तब हम कंसीडर करते। ओके सर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर इतना ज्यादा होता किसमें, एक्सेल में? नहीं बाई एक्साइल केस में तो फैक्टर ऑफ ये आता फिर 9.2, ये भी हमने जो आपने बताया आंसर 9.2 आता बाई एक्साइल में। तो ठीक है, चलिए अब हम दूसरी थ्योरी पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो चलिए डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का क्या फॉर्मूला है, ट्राई एक्साइल में डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल टू एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। याद है, मैं आपको जब थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा रहा था तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था बोर्ड पर, याद आ रहा है, ट्राई एक्साइल के लिए। और बाई एक्साइल के लिए ये फॉर्मूला क्या है,
बाई एक्साइल के लिए फॉर्मूला है सिग्मा 1 sigma स्क्वायर 1 square प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 माइनस sigma 2 सिग्मा 2 इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि बाई एक्साइल केस होगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ट्राई एक्साइल केस होगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये लगाना है। और यदि यूनि एक्साइल केस होगा तो ये फॉर्मूला सिर्फ ये हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, सिग्मा 1 इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये वही थ्योरी बन गई। मतलब यूनि एक्साइल केस में तो सारी थ्योरी एक ही बात कहती हैं, चाहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये देखो, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात आ गई। शुरू हुए हम डिस्टॉर्शन से, कहां पहुंच गए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पर। तो यूनि एक्साइल में तो कोई अंतर ही नहीं है, चाहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाओ, चाहे शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाओ, चाहे डिस्टॉर्शन लगाओ, चाहे स्ट्रेन एनर्जी लगाओ, ऑल विल गिव यू द सेम आंसर, ऑल विल गिव यू द सेम आंसर। लेकिन बाई एक्साइल के केस में हर थ्योरी अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगी, ट्राई एक्साइल के केस में हर थ्योरी अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगी। कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ट्राई एक्साइल केस के फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं। सिग्मा 1 इज गिवन इन क्वेश्चन हाउ मच, 200 का स्क्वायर। सिग्मा 2 is given in the question 150, so it is 150 square. Sigma 3 is given 0 square. Sigma 3 0 given है। Sigma 1 into Sigma 2 200 into 150। Sigma 2 into Sigma 3 है ना, Sigma 2 into Sigma 3 0 हो गया क्योंकि Sigma 3 0 है। Sigma 3 into Sigma 1 वो भी 0 हो गया क्योंकि Sigma 3 0 है। इक्वल टू SYT, SYT हमारा 460 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये डिजाइन स्ट्रेस, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व करें तो आपको FS मिल जाएगा। हाँ, एक ही अननोन है तो FS मिल जाएगा। FS जरा चेक कर लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2.55 आना चाहिए। यही आ रहा सर, 2.55। आ रहा है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? संदीप सर। संदीप राजपूत। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड, यू आर सो फास्ट इन कैलकुलेशन। गुड। तो आंसर इज 2.55 एंड 2.3। क्वेश्चन हो गया क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस गेट में आते हैं। देखो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा आपको, हार्डली 1 मिनट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। यस सर। 1 मिनट के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल रहा है। बस लॉजिक ये है कि बच्चा ये समझे कि ये आखिर कैसी कंडीशन है, ये बाई एक्सेल कंडीशन है या ट्राई एक्सेल कंडीशन। आई थिंक इट इज क्लियर। और अब हमारा टाइम अभी है हमारे पास 2-3 मिनट, तो क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं। कोई हो आपकी तो, अन्यथा नए क्वेश्चन पे अब जाने का वक्त नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉब्लम 5 करेंगे, प्रॉब्लम 6 करेंगे, प्रॉब्लम 7 करेंगे। और इतना करने के बाद फिर हमारी ये फेलर ऑफ थ्योरीज खत्म हो जाएगा, स्टैटिक लोडिंग हमारी फिनिश हो जाएगी। देन वी विल गो फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, है ना। फिर हम डायनेमिक लोडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो भी गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे सोडरबर्ग क्राइटेरिया आता है, गुडमैन क्राइटेरिया आता है ना, और आपकी गर्बर थ्योरी आती है। तो वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। एसएन डायग्राम पढ़ेंगे, काफी सिलेबस है उसके अंदर। और वहां पे हमारा क्राइटेरिया फिर यील्ड पॉइंट नहीं रहेगा, हमारा क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसके बाद में एंडोरेंस लिमिट को डिटेल में समझने के बाद फिर हम फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की स्टडी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज मेरी तरफ से इतना ही है। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप कर दिया। कोई आपकी यदि क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सर इसका सर कितना आंसर आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 2.55 बताया था संदीप ने, है ना। आप भी चेक कर लीजिए करके सॉल्व कितना आ रहा है। आप देखिए 2.55 ही आना चाहिए, है ना, वही आएगा, है ना। भंडारी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, आप भंडारी के पीछे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहां पे अनसॉल्व में होगा। तो वहां पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं और भंडारी के जो भी आंसर्स हैं वो सही लिखे हुए हैं, मतलब अच्छी बुक है, उसमें मिस्टेक्स काफी कम है। खुरमी की बुक में आपको काफी मिस्टेक्स मिल जाती हैं डिजाइन में, उसके आंसर्स में या कहीं सॉल्यूशंस में काफी वेरिएशंस रहते हैं, मतलब कई लाइनों में गलतियां मिलती हैं। बट भंडारी इज गुड बुक, प्रूफ रीडिंग उसकी अच्छी तरह से हो चुकी है, उसके आंसर्स, उसकी मेथड्स ज्यादातर 99% ओके है, उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स होती है। तो आप लोग रेफर कर लीजिएगा।
यस, एनी अदर क्वेरी? और डाटा बुक भी देखते रहिए, आपके पास सबने परचेज कर लिया है ना डाटा बुक, डिजाइन डाटा बुक, टेक्स्ट बुक? आप सॉफ्ट कॉपी में, आपके पास ना हो बुक तो मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूँ आपको सर व्हाट्सएप भेज दीजिए, है सॉफ्ट कॉपी में है सर। सॉफ्ट कॉपी में है ना? ठीक है, जिनके पास ना हो तो मैं भेजता हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? सर डेटा बुक एक बार देखना भी बता दीजिए, कहाँ कहाँ से क्या मिलता है। हाँ बता, हाँ बिल्कुल, तो डिजाइन डाटा बुक देखना भी आपको बिल्कुल बता देंगे। तो यस सर। पहले मैं भेजता हूँ आपको बुक, सॉफ्ट कॉपी को थोड़ा पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं डाटा बुक में कौन कौन सी टेबल में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हाँ यस सर, ये आपके बता मतलब की कौन कौन से पेज पर कौन कौन सी चीज मिलने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा इंडेक्स वगैरह देखकर वो थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, तो जरा कोई मुझे बता सकता है कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? जस्ट समराइज, कोई भी एक जना कर दे। है ना, कोई भी एक जना कर दे समराइज शुरू से, है ना? मशीन डिजाइन डेफिनेशन, मशीन एलिमेंट, है ना, फ्लो चार्ट फॉर द डिजाइन प्रोसेस, उसके बाद सीरीज R5, R10, R20, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, है ना, फेलर थ्योरीज, है ना, और फेलर थ्योरीज हमने काफी डेप्थ में डिस्कशन करी, है ना, हमने उनका ग्राफिकल आउटपुट भी देखा है, और आपको एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने दिया है उसका ग्राफिकल आउटपुट प्लॉट करने के लिए, तो उसको करिएगा आप जो है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस लैब में करेंगे उस आउटपुट को, है ना। बाकी 6 में से 2-3 तो कुछ तो करके आप रखिए और मुझे भेज दीजिए स्कैन करके। ठीक है, व्हाट इज द टाइम नाउ? आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। नो सर, आज नहीं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।